बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की। और किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मतलब किसी भी प्रकार से संबंधित आपके परीक्षा को लेकर के भाई, और सारी समस्याएं जो आपकी व्यक्तिगत होंगी उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन जो परीक्षा से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित जो समस्याएं होंगी, उसको अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं सर से बात करनी चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। या आपको ये लग रहा होगा कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम वीडियो भी बनाएंगे। कुछ बच्चों का कुछ सुझाव भी है और विश्वास करिए कि हम उसको एकदम फॉलो करेंगे। कुछ आप लोगों ने डिमांड भी रखी है और हम पूरा करेंगे। जब जो हमारे मेंस के व्यूवर्स हैं जो इस बार मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, उनको मेंस की परीक्षा मतलब 15 जून से पहले पहले उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं जो आप लोगों ने टेलीग्राम से हमसे या फ़ोन करके हमसे कही है, वो सारा समय समय पे वो मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ये है कि आगे भी आपको कुछ ज़रूरत होगी तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सर से हम पेड बैच में नहीं जुड़े हैं। देखिए, हम आप समझ सकते हैं कि आप लोग की समस्याएं होती हैं भाई। एक बार अगर कोई स्टूडेंट जहां फी पेमेंट कर देता है, तो विद्यार्थी जीवन में, चूंकि हम भी विद्यार्थी कभी रहे हैं, हम भी तैयारी किए हैं, तो पता रहता है कि घर से लिमिटेड पैसा आता है और एक बार जमा करने के बाद फिर किस तरीके से महीना पार होता है और महीने के लास्ट में जाते जाते समस्याएं हो जाती हैं। और ये हम लोग भी फेस करते थे। ये था कि हमारी मम्मी जो है वो जानती थी कि थोड़ा सा बच्चा खर्चीला है, तो वो महीने के लास्ट में ही, उसके पहले ही कुछ पैसा छोटे भाई से डलवा देती थी अकाउंट में। तो थोड़ा सा कभी इस क्राइसिस में हम नहीं रहे, लेकिन हम चीज़ों को समझते हैं। तो आप लोग मन में इस प्रकार का संशय तो रखिएगा ही नहीं कि हम पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो हम अपनी डिमांड नहीं कर सकते। आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं और उतने ही प्रिय हैं जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं। तो आप लोग भी अपनी डिमांड जारी रखिएगा और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड को जो है वो हम फुलफ़िल कर सकें। दूसरी जो सूचना है कि अभी जो आप लोगों के मन में एक संशय आ रहा है, जो खासकर जो हमारे यूपीएससी के बच्चे हैं, क्लास में भी हम लेते हैं, उसमें भी जो हमारे पीटी के प्रोग्राम चल रहे हैं, जब क्लास में बच्चे रहते हैं तो कहते हैं कि सर पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो वहाँ भी हम मना करते हैं। और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि अभी उस सब चीज़ों पे वो अफवाह है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ ऐसा कुछ होगा, अभी तो इतनी विकट स्थिति हुई भी नहीं है। और विश्वास मानिए, हम बहुत कैपेबल हैं, हमारा देश बहुत सक्षम है, वो आसानी से टेकल कर लेगा। और अगर कुछ फिर भी अगर चीज़ें थोड़ी बढ़ती हैं तो सरकार या आयोग खुद ही सूचना देगा, तो आप लोग वेट करिए। लेकिन अपनी तैयारी को कहीं से भी जो है वो शिथिल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्न देखते हैं। जीएस पेपर 2 से है और भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, टिप्पणी करिए। 12 अंक का प्रश्न है और देखिए, टिप्पणी करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप परीक्षा में बैठे या किसी टेस्ट सीरीज में आप दे रहे होंगे, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो ऐसे पुछल्ले शब्दों का तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ टिप्पणी करना हो। अगर आप टिप्पणी में चीज़ों को नहीं बताए तो विश्वास मानिए 12 अंक का प्रश्न है, आपका जो मूल्यांकन होगा वो 8 अंकों पे होगा। 4 नंबर तो आपका वहीं से टिप्पणी से ही चला गया। और 8 नंबर पे कितनों भी अच्छा लिखेंगे तो 4 नंबर, 4.5 नंबर तक जा सकते हैं, 5 नंबर तक जा सकते हैं, 7.5 नंबर तो नहीं ना पाएंगे। तो कम से कम 2.5-3 नंबर का आप नुकसान कर लेंगे, केवल ठीक से ना पढ़ने की वजह से। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको आती नहीं हैं, आप बहुत काबिल हैं, लेकिन ऐसी सिल्ली मिस्टेक मत करिएगा। और ये बच्चे प्रीलिम्स में भी कर जाते हैं। तो प्रीलिम्स में देखिए, जब प्रीलिम्स की चीज़ें होंगी, जब प्रीलिम्स में हम क्लासेस लाएंगे तो वहाँ प्रीलिम्स के बच्चों को भी गाइड करेंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा के बच्चों के लिए विशेष है कि जो पुछल्ले शब्द हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ देना कि भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, टिप्पणी कीजिए। मतलब इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जो भारतीय जो हमारा जो संविधान है वो हमारा अपना तो कुछ है नहीं, हमने बहुत से देशों से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आयात करी हैं। और आप लोगों ने प्रीलिम्स में तो खूब पढ़ा भी होगा, बस उसी आपके प्रश्न का एक पार्ट तो वही हो गया। अगर आयातित प्रावधान की एक टोकरी है, ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के पीछे कोई दावा होगा, कोई प्रमाण होगा, आपको सबसे पहले भारतीय संविधान का संक्षेप में परिचय देते हुए इसी स्टेटमेंट के तहत
कुछ पॉइंट्स आपको बता देने हैं और फिर बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से आयातित ही है, हमारे अपनी भी चीज़ें हैं और उसका भी प्रमाण देना है और फिर एक तरीके से एक रैशनल निष्कर्ष देना है। यही आपके उत्तर का स्ट्रक्चर होगा। तो आइए देखते हैं। एक भूमिका दीजिए कि संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था, जिसमें मूल रूप से एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां जो हैं वो शामिल थी। देखिए, ये जितने भी फैक्ट आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हैं उसी का मैंने यहाँ उपयोग किया है, कुछ नया नहीं है। और आपको भी आपने जो पढ़ा है उस फैक्ट का केवल उपयोग करिए, और उपयोग तब आप कर पाएंगे जब आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो दिमाग एक बार दो बार चीज़ों को पढ़ेंगे फैक्ट डालने के चक्कर में, तीसरी चौथी बार से वो फैक्ट आपको याद आ जाएगा और अपने आप आपने उसको लिख देना है। हालांकि वर्तमान में इसमें वृद्धि हो चुकी है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां शामिल थी और एक जो है उसका प्रियम्बल था, उद्देश्य का मतलब भूमिका जो थी उसकी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं, इसमें 12 जो है अनुसूचियां हैं और 106 जो है वो संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। मतलब इतनी चीज़ें हमारे संविधान में विस्तारित हो गई हैं। तो आपको भूमिका से ही ये पता लग रहा होगा कि हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से आयातित नहीं। अगर आयातित होता तो एक बार जो हमने ग्रहण कर लिया उसी पे बने रहते, लेकिन हमारा संविधान जो है वो दिन प्रतिदिन जो है और ज़्यादा नवीन होता जा रहा है। मतलब इसमें और ज़्यादा परिवर्तन होते जा रहे हैं, और वो परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हैं। मतलब देश काल समय के हिसाब से जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं वैसे वैसे नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, नए भाग आ रहे हैं और नया नया संविधान संशोधन हो रहा है। तो ये आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। अब भारतीय संविधान के कई प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं, जो ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भाई हवा में तो आया नहीं है कोई स्टेटमेंट, उसके पीछे का लॉजिक होगा और वो आपको लॉजिक बताइए। कि देखा जाए तो सबसे पहले जो संसदीय सरकार है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, विशेषाधिकार एवं द्विसदनीयता जैसे प्रावधान जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। मतलब ये इतनी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश संविधान से जो है हमने अडॉप्ट किया है। फिर आगे देखें, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है वो हटाना एवं उपराष्ट्रपति का पद आदि जो है वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मतलब हमने सबसे ज़्यादा क्या है कि ब्रिटिश संविधान को अपनाया है, और उसका एक बड़ा कारण ये था कि भाई ब्रिटिश सरकार के ही जो है वो हम उपनिवेश थे, तो ब्रिटिश चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। और आर्टिकल जो हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तो बहुत से प्रावधान हमारे संविधान में हूबहू जो है वो अपना लिए गए हैं, वो हम आगे बताएंगे। फिर अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया उसका भी आप उल्लेख कर दीजिए। और देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं आएगा, पीटी में आपने जो याद किया है जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं या जो प्रेसिडेंट का पद है, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वही आप जो है बता दीजिए। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन तथा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जैसे प्रावधान जो है वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका से ली गई है। मैंने प्रेसिडेंट बता दिया, ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आप बताइएगा। और आयरिश संविधान से क्या है कि राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी की आप बात कर रहे हैं, वो आप बता दीजिए। फिर इसी तरह एक मजबूत केंद्र के साथ संघ से संबंधित प्रावधान एवं केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो कहाँ लिया गया है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचना है, हमारे संस्थान के द्वारा जो है अभी
8 मई से एक नया बैच शुरू किया गया है पेपर 2 को लेकर के। और यहाँ भी आपको डेली वही प्रक्रिया होती है कि आप जो है आपको डेली टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे और प्रॉपर वे में उसकी मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। देखिए यहाँ चेक किया गया है और जो भी आपका 1 नंबर आधा नंबर जो भी कटा है वो आपको यहाँ बताया गया है। और फिर जो है मॉडल आंसर इस तरीके से दिया जाएगा। तो अभी जो है समय मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है और इस बार जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए तो बेहद उपयोगी है। और जो बच्चे अभी जो है मुख्य परीक्षा देना चाह रहे हैं 2025 में, उनके लिए तो और भी ज़्यादा उपयोगी ये बैच है, क्योंकि अगर अभी आप मुख्य परीक्षा तैयार कर लेंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपके पास एक अच्छा अवसर रहेगा मुख्य परीक्षा की जो चीज़ें हैं वो दोहराने की। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप ये सोचें कि हम मुख्य परीक्षा की चीज़ें तैयार कर लेंगे और हम जा कर के लिख करके मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, तो नामुमकिन है। क्योंकि 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है, 3 साढ़े 3 महीना कुछ होता नहीं है मुख्य परीक्षा पढ़ने के लिए। और 6 पेपर होते हैं, एस्से का पेपर होता है, निबंध सामान्य हिंदी होता है, मतलब 8 पेपर आपको करने होते हैं। तो सिलेबस लंबा चौड़ा है। तो प्रयास यही है कि आप पहले मुख्य परीक्षा को पढ़िए और मुख्य परीक्षा के साथ साथ ही आप प्रीलिम्स भी पढ़ते रहिए। क्योंकि जो मेंस में पढ़ेंगे, भाई मेंस में क्या है कि आप बृहद स्तर पे चीज़ें पढ़ते हैं और उन्हीं में से जो है प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट बनते हैं। तो यदि आपके जेएन में पीवाईक्यू होगा प्रीलिम्स का और मेंस का, तो आप जो है जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ निकालने में भी सक्षम होंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता भी हूँ कि जब भी आप जो है अपनी स्टडी शुरू करिए तो सबसे पहले जिस चीज़ की तैयारी करें उसका सिलेबस और विगत वर्षों में आए हुए उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो तो ज़रूर देखें। क्योंकि उसी के बाद जो है आप बहुत सी चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये बैच बहुत उपयोगी है, आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और ये दोनों विद्यार्थियों के लिए, जिसको इस बार मुख्य परीक्षा देना है उनके लिए भी, और जो खुदा न खास्ता इस बार किसी कारण से प्रीलिम्स रह गए, वो अगली बार के लिए जो अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है वो भी इस बैच को ज्वाइन करें। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा गणतंत्र का आदर्श कहाँ है? तो ये फ्रांसीसी जो है क्रांति का नारा है और ये फ्रांसीसी संविधान से प्रभावित है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पीछे मैंने ब्रिटेन का बताया, अमेरिका का बताया, फिर आयरलैंड का बताया, और फिर ये देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का हम बता रहे हैं। इसी तरीके से 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग आदि प्रावधान जो है वो लिए गए हैं। मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी एक अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे संविधान पे देखा जाता है। तो ये इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। और चूँकि इसकी चर्चा आप इसलिए कर सकते हैं आयातित के तहत, क्योंकि यहाँ इसके निर्माण के पीछे के लोग कौन थे? तो वो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी। फिर आपातकालीन शक्तियों की यदि बात की जाए तो जर्मनी का जो संविधान है, वही जर्मनी के ही संविधान से हम आपातकालीन जो उपबंध लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं। फिर समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीकी जो है संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया। देखिए यहाँ क्या है कि हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने मुख्य परीक्षा में इतना ज़्यादा लिखना नहीं है। वही आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है कि भाई फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध कहाँ है तो जर्मनी से हैं। बस वैसे ही 4-6 पॉइंट आप निकाल के दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फैक्ट को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ थोड़ा सा विस्तार से हम इसलिए बता दिए क्योंकि अगर यहाँ हम विस्तार से आपको नहीं देंगे तो वहाँ मुख्य परीक्षा में अगर बहुत लिमिटेड चीज़ें देंगे तो उसमें भी आधी चीज़ें ही आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि कायदे से वो भूल जाएगा। और आप लोग आंसर राइटिंग तो कायदे से करते नहीं हैं, प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं, तो आप लोगों को याद आने की संभावना और ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है।
यदि आप आंसर राइटिंग करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, तो दिमाग जो है वो एक्टिव रहेगा, वो फैक्ट निकाल निकाल के दे देगा। इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम यहाँ आपको 2-4 अतिरिक्त फैक्ट दें। अगर वहाँ परीक्षा में 1-2 फैक्ट नहीं याद आ रहे हैं, तब भी जो है आपका प्रश्न जो है वो शब्द सीमा को क्रॉस कर जाए। मतलब भाई 125 शब्दों में लिख के आना है या 200 शब्दों में लिखना है, तो यदि आपके पास फैक्ट ही नहीं रहेगा तो आपका शब्द सीमा ही नहीं पूरा होगा। और अगर आपके पास फैक्ट नहीं रहेगा तो आप जो है उल जलूल चीज़ें लिख करके आएंगे, आपका उत्तर बिखर जाएगा, आपका उस तरीके से आपको अंक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, कुछ बच्चे घबराते रहते हैं कि सर वीडियो को थोड़ा संक्षेप में करिए, 15 मिनट का बनाइए, 20 मिनट का। देखिए यहाँ अगर हम इतना परिश्रम करके आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको फिर क्या समस्या है, आप पढ़ लीजिए। आप लोग तो विद्यार्थी हैं, आप लोगों को तो पढ़ने से भागना नहीं चाहिए। जब हम आपसे ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो आप लोग को तो और करना चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ का ज़्यादा एफर्ट आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखेगा। नहीं तो मैं बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ कि मुख्य परीक्षा देने के बाद ही या देते समय ही जो है वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि हम जो है इस बार मेंस पास नहीं कर रहे हैं। या तो उनका प्रश्न छूट जाता है, या तो प्रश्न टू द पॉइंट लिखा नहीं जाता, या उनकी चीज़ें परीक्षा में रिकॉल नहीं होती, याद नहीं आती। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसका निदान तो एक तो टेस्ट सीरीज बैच हमारा है जहां हम बहुत सारगर्भित तरीके से करा रहे हैं, तो आप लोग उससे जुड़िए। और ये वीडियो तो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में भी हम कम प्रयास नहीं कर रहे हैं। भाई डेली आपको एक वीडियो दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाएं आप लोग। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ जहाँ से हमने जो मुख्य मुख्य चीज़ें लिया है उसका आपने उल्लेख कर दिया। और ये आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया कि वाकई में प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये लगता है कि जो हमारा संविधान है वो आयातित मतलब चीज़ों की एक बास्केट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और इस प्रकार प्रथम दृष्टया तो लगता है कि भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, किंतु इसकी अपनी भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे, और यही आपके टिप्पणी का पार्ट था, क्योंकि जनरली बच्चे विश्वास मानिए कि अगर इस प्रश्न को 100 बच्चे कर रहे हैं तो 70 बच्चे बस वहीं तक इस प्रश्न को इंड कर देंगे एक निष्कर्ष दे करके। लेकिन चूंकि इसमें टिप्पणी करनी है तो इसमें ये बताना है कि ठीक है, लग तो रहा है कि कुछ प्रावधान महत्वपूर्ण हमने बहुत से महत्वपूर्ण देशों से अपनाए हैं, लेकिन हमारी अपनी भी चीज़ें हैं, हमारी अपनी भी मौलिकता है, और उसे भी आपको बताना है संक्षेप में। जैसे संविधान के भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान की बात है, तो भाई ये तो आयातित नहीं, ये तो हमारा अपना है। इसी तरीके से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। मतलब जो 11वीं 12वीं जो अनुसूची है ये भी हमारी अपनी परिकल्पना है, हमारी अपनी देन है, हमारी अपनी मौलिकता है। फिर संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक निकायों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो हमने गठन किया है आर्टिकल 338 के तहत, अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 3381, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B के तहत। तो ये सारे जो प्रावधान हैं ये संविधान के संशोधन के द्वारा लाए गए। तो संविधान के संशोधन के द्वारा तो ये हमारे अपने एफर्ट के द्वारा लाए गए, मतलब ये हमारी अपनी मौलिक चीज़ें हैं। तो आप ये भी बताएं इसमें। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः आयातित प्रावधानों का संविधान नहीं है। मतलब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा संविधान जो है, और वाकई में कहीं से भी भाई हमारे मनीषियों से ने तो कहा ना कि भाई जो भी अच्छी चीज़ें जहाँ से मिले उसको ग्रहण करिए। अब उस पर तर्क वितर्क करने की क्या जरूरत है? अगर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसा उदात्त विचार हमको फ्रांसीसी क्रांति से मिल रहा है तो उसको स्वीकार करने में समस्या क्या है? बिल्कुल स्वीकार करिए। मौलिक अधिकारों की बात यदि हमको अमेरिकी क्रांति से मिल रही है, संसदीय व्यवस्था की बात यदि हमको ब्रिटेन के संविधान से मिल रहा है, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान हमको यदि मिल रहा है,
तो उसको हम क्यों न हूबहू अडाप्ट कर लें। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर कुछ लगेगा कि हमारे संस्कृति, समाज, देश, काल के लिए परिवर्तनीय है, तो उसमें भी हम कुछ परिवर्तन करेंगे। और वही आपके निष्कर्ष का पार्ट होना चाहिए कि आप बता रहे हैं ना कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः आयातित प्रावधानों का संविधान नहीं है। यदि इसमें कुछ चीज़ें अन्य देशों के संविधान से लिए भी गए हैं तो उनका अच्छी तरह अध्ययन और पर्याप्त संशोधन के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो है हूबहू उठाया और उठा करके रख लिया। अगर हम अमेरिकी फंडामेंटल राइट्स को अपना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए वो कितना प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है, और इसे और कैसे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जाए। अगर इसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है तो वो भी हम करेंगे, और हमने किया भी है। तो वही आपके निष्कर्ष का पार्ट होना चाहिए। मैंने हमने हूबहू जो है वो अनुकरण नहीं कर लिया है, मतलब हमने उसमें जो है यथासंभव अपने देश काल समय परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किए हैं। और यही कारण है कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि हम बहुत से ऐसे जो प्रावधान हैं उनको हटा रहे हैं अपने संविधान से, और नए नए प्रावधान जोड़ रहे हैं संविधान के संशोधन के माध्यम से। और ये कितना अच्छा साइन है कि जो हमारा संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। मतलब ये हमारे संविधान की नवोन्मेषिता को दिखाता है, नएपन को दिखाता है। वही आप बात कर रहे हैं कि वैसे भी भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे देश की ज़रूरतों के अनुसार समायोजित और संशोधित भी किया जा सकता है, और वो किया भी जा रहा है कि वर्तमान में हमारे 22 भाग से 25 भाग हो गए हैं, अनुसूचियाँ हमारी बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए, देख ही रहे होंगे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर मिला होगा, मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि प्रश्न में भूमिका कैसे लिखनी है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, साथ ही साथ जो कुछल्ले शब्द होते हैं जैसे टिप्पणी करना, विश्लेषण करना, इन सब चीज़ों को भी कैसे ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करना है, इस हद तक हम कुछ सिखा पाए होंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, क्योंकि यहाँ कोई भी सूचना सबसे पहले हमारे एडमिन्स के द्वारा दी जाती है। और साथ ही साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी रहती है, आप कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ आप मैसेज करेंगे, हमारे जो एडमिन्स हैं, या हम भी फ्री रहते हैं तो हम भी इसका जवाब देते रहते हैं। और आप लोग जो चैट वेट करते हैं वो हम ज़रूर देखते रहते हैं। अगर मुझे कुछ लगता है कि हमको भी कुछ जोड़ने की ज़रूरत है तो हम उसमें खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इससे तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हुए हैं समृद्धि IAS का, और दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला है। और इसमें हमारा ये देखिए फ़ोटो भी दिखेगा, हम ही हैं संदीप मिश्रा। तो आप लोग अगर इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ भी बहुत से वीडियो जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी जो है पड़े हुए हैं, और निकट भविष्य में पढ़ने भी वाले हैं। और अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।